हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक शिक्षण संस्थान सीकर। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 7 विज्ञान विषय चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2। चैप्टर का नाम है पादपों में पोषण। अब जो पार्ट 2 है उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं। हमने पिछले जो पार्ट 1 में पढ़ा था कि भाई प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, तो इसके बारे में हमने विस्तृत रूप से जाना था। आज हम इसमें पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है। तो उससे पहले हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में 2 मिनट चर्चा करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो स्वयपोषी पादप होते हैं, यानी पौधों में होती है, पहली बात। दूसरी बात इसमें ये ध्यान रखनी है कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 और जल जब अभिक्रिया करते हैं, किसकी उपस्थिति में? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। और क्लोरोफिल या इसको हम बोलते हैं हरित लवक, तो क्या बनता है? C6H12O6 प्लस O2। तो C6H12 है O6 और ऑक्सीजन जो है उसका निर्माण होता है। तो ये हमने इसमें पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि भाई प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण का महत्व है, प्रकाश संश्लेषण क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका महत्व क्या होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है सभी जीवों में भोजन का मुख्य स्रोत, सभी जीवों में भोजन का मुख्य स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होगी पौधों के अंदर, तो पौधे क्या बनाएंगे? भोजन बनाएंगे। और यही भोजन का उपयोग कौन करते हैं? जो भी विषमपोषी होते हैं, जैसे प्राणी, ये प्राणी इन्हीं पौधों से प्राप्त भोजन का उपयोग करते हैं। तो सभी जीवों में भोजन का प्रमुख स्रोत क्या है, या किस स्रोत से भोजन प्राप्त होता है? वो प्रकाश संश्लेषण है। उसके बाद में अगला जो हम पढ़ते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हमने देखा हानिकारक गैस CO2 व लाभकारी गैस, लाभदायक गैस O2 का वातावरण में, हानिकारक गैस CO2 व लाभदायक गैस O2 का वातावरण में जो मात्रा है वो संतुलित रहती है। मात्रा क्या रहती है? संतुलित रहती है। हानिकारक गैस CO2 और लाभदायक गैस O2 की वातावरण में मात्रा जो है वो क्या रहती है? संतुलित रहती है। कैसे? कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी तो वायुमंडल में जो हानिकारक गैस विभिन्न जैविक उत्पादों के शोषण के दौरान जो निकलती है, हानिकारक CO2, ये CO2 जल के साथ अभिक्रित होकर लाभदायक गैस किसका निर्माण करती है? ऑक्सीजन, जिसे हम सामान्यतः क्या बोलते हैं? प्राणवायु कहते हैं। अतः O2 और CO2 का वातावरण में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा क्या बना रहता है? संतुलन बना रहता है। अब आगे इसमें देखेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण है उससे क्या होगा? वायुमंडल में दोनों गैसों का संतुलन बना रहता है। वायुमंडल में दोनों गैसों का क्या बना रहता है? संतुलन बना रहता है। तो हमने देखा कि भाई प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे हरे रंग विहीन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण, यानी वे पौधे जिनकी पत्तियां हरी नहीं होती है। तो हम आगे पढ़ेंगे हरे रंग विहीन पौधों की पत्तियों में, पौधों की
पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण, यानी हमें पता है कि सामान्यतः जो पौधा होता है उसकी पत्तियां क्या होती है, हरे रंग की होती है। और हमें ये भी पता है कि जो हरे रंग के पौधे हैं उनमें ही क्लोरोफिल होता है, हमें सामान्यतः ये पता है। लेकिन कई पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां या तो पीली होती है या फिर क्या होती है, भूरी होती है। तो क्या इनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है? क्वेश्चन बनता है। हाँ, इनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। कैसे होता है? क्योंकि जो भूरे रंग की पत्ती है उनमें जैसे जेंथोफिल, जो पीले रंग की पत्ती है उनमें जो वर्णक होता है जेंथोफिल। अब ये जेंथोफिल अधिक प्रभावी होता है और अधिक प्रभावी होने के कारण ये पत्तियों के रंग को परिवर्तित कर देता है। और उन पत्तियों में भी क्लोरोफिल वर्णक होता है, क्लोरोफिल वर्णक होता है। और ये जो क्लोरोफिल वर्णक है वो ढक जाता है, ढका रहता है या ढक जाता है, जिसके कारण हम इसमें नहीं देख सकते हैं कि इसके अंदर क्लोरोफिल है या नहीं है। लेकिन वास्तव में उन पत्तियों में भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जो अन्य वर्णकों के द्वारा ढक लिया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि रंग विहीन यानी हरे रंग विहीन पत्तियों में भी कौन सी घटना होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो घटना है वो होती है। फिर हम देखते हैं जो शैवाल जो होते हैं, एल्गी होते हैं, तो शैवालों में प्रकाश संश्लेषण, शैवाल या एल्गी जो होती है उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। हमें पता है कि शैवाल, जैसे इसको हम सामान्यतः नील हरित शैवाल बोलते हैं, नील हरित शैवाल। ये जो नील हरित शैवाल होते हैं इसमें हरे रंग का वर्णक, हरे रंग का वर्णक जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल उपस्थित होता है। हरे रंग का वर्णक क्या होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है। और ये क्लोरोफिल उपस्थित होने के कारण इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पाई जाती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पाई जाती है। और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार जो एल्गी या जो शैवाल होते हैं उनमें भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाओं के द्वारा जो भोजन है वो आसानी से तैयार हो जाता है। और अब हम पढ़ेंगे कि पादपों में पोषण की अन्य विधियां। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है पादपों में पोषण की अन्य विधियां। पादपों में पोषण की अन्य विधियां। तो पादप जो है उनमें पोषण की और कौन कौन सी विधियां होती है, जिसके बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कई पादप जो होते हैं उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। कई पादप ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण नहीं कर सकते हैं। कई पादप ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल वर्णक अनुपस्थित होता है। और हम ये भी कह सकते हैं इसके बारे में कि इनमें भोजन का निर्माण नहीं होता है। तो हम क्लोरोफिल अनुपस्थित होने के कारण इनका कलर क्या होता है, हरा नहीं होता है। कलर जो है वो अन्य रंग का हो सकता है, लेकिन क्लोरोफिल के अभाव में हरे रंग का जो कलर है उसके अंदर अनुपस्थित होता है या अनुपस्थित हो सकता है या फिर नहीं पाया जाता है। इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे परपोषी। परपोषी, तो परपोषी किसे कहते हैं? वे जीव जो स्वपोषियों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं।
अपना पोषण प्राप्त करते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। यानी वे जीव जो स्वपोषियों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, अर्थात इनमें हरित लवक अनुपस्थित होता है। हरित लवक अनुपस्थित होता है, हरे रंग का वर्णक अनुपस्थित होता है। इनकी जो पत्तियां हैं वो नहीं होती है या हरे रंग की नहीं होती है। पत्तियां हरे रंग की नहीं होती है। तो उन जीवों को हम क्या बोलते हैं? परपोषी कहते हैं। वे जीव जो अपना पोषण जो है वो स्वपोषियों से प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? परपोषी जीव कहलाते हैं। फिर अगला पॉइंट है बिना क्लोरोफिल वाले। बिना क्लोरोफिल वाले पादपों में, बिना क्लोरोफिल वाले पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण है वो किस प्रकार होता है, या पादपों में पोषण की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार होती है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो जो बिना क्लोरोफिल वाले पादप हैं, जैसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे अमरबेल या कसकुटा। अमरबेल या जो कसकुटा होता है, उन कसकुटा या अमरबेल में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। तो इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। अमरबेल या कसकुटा में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, और क्लोरोफिल अनुपस्थित होने के कारण ये अपना भोजन जो है वो स्वयं नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब इसको हम किस श्रेणी में रख सकते हैं? परपोषी की श्रेणी में रख सकते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन है वो स्वयं नहीं बना सकते हैं। अब हम अमरबेल के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। अमरबेल जो होती है वो जो बरगद का वृक्ष होता है, बरगद का वृक्ष, इस बरगद के वृक्ष पर ये जो अमरबेल है वो क्या होती है? लिपटी हुई रहती है। बरगद के वृक्ष पर अमरबेल रस्सी के समान लिपटी हुई होती है। इनकी कुछ जड़ें होती हैं, जिन जड़ों के द्वारा वो लिपटी रहती है। जड़ों के द्वारा, हरे रंग की जो जड़ें होती हैं, तो जड़ों के द्वारा ये है वो बरगद के वृक्ष पर लिपटी हुई रहती है। और इन विशेष जड़ों को होस्टोरिया कहते हैं। जो इनकी विशेष जड़ होती है इसको क्या बोलते हैं? होस्टोरिया। अमरबेल जो होता है उनकी जो जड़ें हैं वो बरगद से लिपटी रहती है। इन विशेष जड़ों को क्या कहते हैं? होस्टोरिया कहते हैं। और ये होस्टोरिया क्या करती है? बरगद का जो पौधा है उससे, उसके अंदर लिपट कर ये वहाँ से क्या करती है? पोषण प्राप्त करती है। और अमरबेल है उसको पोषण प्राप्त मिलता है। तो क्वेश्चन आता है, अमरबेल है वो किस वृक्ष पे लिपटी रहती है? बरगद के वृक्ष पर। और उनकी जो जड़ें होती है उन जड़ों को हम क्या कह सकते हैं? होस्टोरिया। अब उसके बाद में हम इसको कुछ नाम दे सकते हैं। अब देखना, इसमें ये जो अमरबेल होती है ये बरगद के पेड़ पर लिपटी रहती है और वहाँ से पोषण प्राप्त करती है। जो जड़ें होती है पोषण देने वाली, उसका नाम है होस्टोरिया। तो हम इस अमरबेल को पूर्ण परजीवी भी कह सकते हैं। पूर्ण परजीवी भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि अमरबेल जो है वो पूर्णतया दूसरे जो वृक्ष है, खासकर बरगद, उस बरगद से अपना पोषण प्राप्त करती है पूर्णतया, इसलिए इसको हम पूर्ण परजीवी भी कह सकते हैं। अब आता है एक मिस्टलेटोपादप, या इसको हम बोलते हैं मिस्टेलेटोपादप। इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। मिस्टेलेटोपादप,
लेटो पादप। ये जो मिस्ट लेटो पादप है वो खासकर यूरोप और अमेरिका में पाया जाता है। यूरोप महाद्वीप, यूरोप व अमेरिका महाद्वीप में ये जो मिस्टोलेटो पादप है वो पाया जाता है। अब इस पादप की कौन कौन सी विशेषताएं होती है? इनकी पत्तियां हरी होती है, पत्ती हरी होती है, तो हम बोल सकते हैं हरी पत्ती है तो क्लोरोफिल भी उपस्थित होगा, क्लोरोफिल उपस्थित होता है। पत्तियां हरी है तो क्लोरोफिल भी इसके अंदर पाया जाता है। लेकिन ये क्या करता है, जल और जो खनिज लवण, जल और खनिज लवण, उनका अवशोषण क्या करता है, अन्य पौधों से प्राप्त करता है। जल व खनिज लवणों का जो अवशोषण है वो अन्य पौधों से प्राप्त करता है, अन्य पौधों से प्राप्त करता है। कौन? मिस्टेलेटो पादप यूरोप और अफ्रीका अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। पत्तियां हरे रंग की होती है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है, लेकिन इसके साथ ये भोजन नहीं बना सकता। जल व खनिज जो लवण है वो अन्य कोई भी पादप उसके नज़दीक हो उनसे ये प्राप्त करता है। और ये पादप जो होता है वो क्या होता है, जहरीला होता है। कौन सा पादप? मिस्टेलेटो पादप जहरीला होता है। और इसका उपयोग कब किया जाता है? क्रिसमस के समय, क्रिसमस के समय सजावट के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसको सामान्यतः क्रिसमस ट्री कहते हैं। क्रिसमस ट्री, इसका नाम है मिस्टेलेटो पादप। क्रिसमस के मौके पर सजावट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जहरीला होता है, क्लोरोफिल होता है, पत्तियां हरे रंग की होती है, लेकिन ये भोजन नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि इसमें खनिज व जल अवशोषण करने की क्षमता नहीं होती है, और ये अवशोषण जो है वो अन्य पौधों से प्राप्त करता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, इस पादप को हम अर्ध परजीवी कह सकते हैं। अर्ध परजीवी क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है, पत्ती हरे रंग की है, लेकिन जल व खनिज लवण का अवशोषण ये अन्य पौधों से करता है, इसलिए हम इन पादपों को अर्ध परजीवी भी कह सकते हैं। अब आता है कीटभक्षी पादप। कीटभक्षी पादप जो सूक्ष्म कीट हैं उन कीटों को खाकर अपना पोषण प्राप्त करता है, तो उन पादपों को हम क्या बोलते हैं, कीटभक्षी पादप। तो इसको हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि वे पादप जो कीटों को खाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो हम लिख सकते हैं वे पादप जो सूक्ष्म कीटों को खाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उन पादपों को क्या बोलते हैं, कीटभक्षी पादप जो है उसके नाम से इनको जाना जाता है। जैसे हम उदाहरण लिखते हैं घटपर्णी, घटपर्णी पादप, या इसको हम पिचर प्लांट भी कहते हैं, पिचर प्लांट। घटपर्णी पादप या इसको हम पिचर प्लांट, विनर फ्लाई ट्रैप, विनस फ्लाई ट्रैप, ये भी क्या एक कीटभक्षी पादप होता है। उसके बाद में ड्रोसेरा है, रेफ्लेसिया, संड्यू, ड्रोसेरा, रेफ्लेसिया, संड्यू, ये सब पादप क्या हैं, कीटभक्षी पादप होते हैं जो सूक्ष्म कीटों को खाकर अपना भोजन है वो प्राप्त करते हैं। अब हमने कीटभक्षी पादप पढ़ा। अब हम जो घटपर्णी पादप है, घटपर्णी पादप, अब इसी घटपर्णी या जो पिचर पादप है उसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब ये जो कीटभक्षी पौधा होता है, कीटभक्षी पादप है क्या, घटपर्णी,
अब इस पादप में होता क्या है, जो पत्ती जो होती है, पत्तियां हैं, वो एक घट के समान, घट या इसको हम बोल सकते हैं घड़ा, घट के समान क्या बना लेती है, संरचना बनाती है। पत्ती है वो घट के समान संरचना बना लेती है। और इस घट का जो ढक्कन होता है, घट का ढक्कन, इसका जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग, इस पादप का ऊपरी भाग है वो किसका निर्माण करता है, ढक्कन का निर्माण करता है। तो हम बोल सकते हैं कि घटपर्णी पादप है, उनकी जो पत्तियां हैं वो घड़े के समान संरचना बनाती है, और इसका जो ऊपरी भाग होता है वो किसका निर्माण करता है, ढक्कन का निर्माण करता है। अब ये जो जैसे ही घड़ा बनेगा, जैसे हम इसको एक सामान्यतः एक घड़े का रूप दे लेते हैं, इस प्रकार, ये इस प्रकार पत्ती होती है, और पत्ती है वो घड़े का रूप ले लेती है। और इस घड़े में अंदर की तरफ अधोमुखी, इसको हम बोलते हैं अधोमुखी, अधोमुखी क्या होते हैं, रोम होते हैं, रोम या सूक्ष्म जो रोम या बाल होते हैं वो होते हैं, और इसका ऊपरी भाग एक ढक्कन बना लेता है। और जैसे ही कोई कीट है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई कीट उड़ के आया, वो इसके अंदर प्रवेश करा, तो हमें पता है कि साधारणतः जो कीट होते हैं वो क्या करते हैं, मकरंद चूसने के लिए आते हैं। जैसे छोटी मक्खियाँ जो होती है वो मकरंद चूसने के लिए, ये जो भाग होता है इस पत्ती का, जो घड़े नुमा भाग, इस भाग के अंदर आती है, और इस भाग में अंदर की तरफ अधोमुखी रोम होते हैं या बाल होते हैं। और जैसे ही कीट इसके संपर्क में आएगा तो ये अधोमुखी होने के कारण ये रोम क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे सतह की तरफ ले आते हैं, और इन रोमों के द्वारा रासायन जो हैं वो स्रावित किए जाते हैं, और ये रासायन उस कीट के साथ मिल जाते हैं, और मिल जाने के उपरांत कीट क्या हो जाता है, मर जाता है, और धीरे धीरे उस कीट का क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। तो इस प्रकार हम जो घटपर्णी पादप होते हैं उन घटपर्णी पादप को आसानी से समझ सकते हैं। अब हम एक जो पादप है रेफ्लेक्सिया पादप, ये जो रेफ्लेक्सिया पादप होता है उसकी खोज जो है वो सबसे पहले स्टैनफोर्ड राफल्स ने की थी। किसने की थी, स्टैनफोर्ड राफल्स एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था, या प्रकृति प्रेमी उसको हम बोल सकते हैं, उसका नाम था स्टैनफोर्ड राफल्स। ये क्या कर रहा था, जब ये पादप है वो सुमात्रा भ्रमण, सुमात्रा जो द्वीप है, सुमात्रा द्वीप, इस सुमात्रा द्वीप पर स्टैनफोर्ड राफल्स ने यात्रा करते समय रेफ्लेक्सिया पादप जो है उसका खोज की थी, उसका निर्माण किया था। तो ये जो रेफ्लेक्सिया पादप है इसका ये राक्षसी, इसको पादप कह सकते हैं, राक्षसी पादप की श्रेणी में इसको बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि जो रेफ्लेक्सिया का जो पुष्प होता है वो सबसे बड़ा होता है। रेफ्लेक्सिया का जो पुष्प होता है, रेफ्लेक्सिया का पुष्प सबसे बड़ा होता है। तो ध्यान रखना, सबसे बड़ा पुष्प किसका होता है, रेफ्लेक्सिया, जिसका हम व्यास बोल सकते हैं 1 मीटर, इसका क्या हो सकता है, व्यास हो सकता है। और इस पुष्प का वजन लगभग 11 किलो होता है। एक पुष्प का जो वजन होता है वो कितना होता है, 11 किलोग्राम होता है, और इसका व्यास कितना होता है, 1 मीटर होता है। उसके बाद में
हम उसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं मृतजीवी। अगला जो है उसका नाम है मृतजीवी, पैरासाइट्स जिसको हम बोलते हैं। मृतजीवी क्या होते हैं? वे जीव जो अपना पोषण पूर्णतया जो सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। उन जीवों को कौन से जीव बोलते हैं? मृतजीवी। तो हम कह सकते हैं वे जीव जो अपना पोषण जो है वो पूर्णतया सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं या सूक्ष्म जीवों से प्राप्त करते हैं, उन जीवों को हम मृतजीवी जीव कहते हैं। अब इन मृतजीवी जीवों को प्राकृतिक अपमार्जक भी बोला जाता है। प्राकृतिक अपमार्जक, क्योंकि हमें पता है अपमार्जक जो है वो कपड़े से मेल को अलग करता है, कपड़े से मेल को अलग करता है। तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? प्राकृतिक अपमार्जक। क्यों? क्योंकि ये मृतजीवी पादप या जीव होते हैं, वो क्या करते हैं? पर्यावरण में जो अशुद्धियाँ होती है, हानिकारक जीव होते हैं, उन हानिकारक जीवों को नष्ट करने का कार्य करते हैं। जैसे मान लो हम देखते हैं कि कोई जीव मर जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है? उस जीव पर सूक्ष्म जीव पनपने लगते हैं और उस जीव से क्या आने लगती है? दुर्गंध आने लगती है। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये दुर्गंध जाती है और जो जीव है, मरा हुआ जीव, वो क्या हो जाता है? पूर्णतः विघटित हो जाता है या नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार हम इसको एक जैसे हमने देखा है डबल रोटी या जो ब्रेड है उसके उदाहरण के द्वारा भी हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। डबल रोटी या जो ब्रेड, इसके आधार पे भी हम उसको समझ सकते हैं कि इसको यदि हम वायुमंडल में खुला छोड़ दें तो उसके ऊपर जो कवक या फफूंद जो है वो उग आते हैं और धीरे धीरे उसमें भी क्या आने लगती है? दुर्गंध या बदबू आने लगती है। इसी प्रकार हमने नाम सुना है मशरूम। अब ये मशरूम है वो भी क्या होते हैं? मृतजीवी होते हैं। इन मशरूम को हम सामान्यतः प्राकृतिक रूप से, कृत्रिम रूप से तो इसकी बुआई भी की जा सकती है, लेकिन प्राकृतिक रूप से खासकर जो बारिश का समय होता है, बारिश का समय, उस समय में जैसे जो खाद होती है, खाद का ढेर होता है, इस खाद के ढेर पर ये मशरूम है उसको हम आसानी से देख सकते हैं। खाद के ढेर पर इन मशरूमों को आसानी से देखा जा सकता है। तो मशरूम जो है वो भी क्या है? एक मृतजीवी पादप है, उसका क्या है? एक उदाहरण हो सकता है। अब उसके बाद में जैसे ये जो मृतजीवी है वो कहाँ उत्पन्न होते हैं? खासकर जैसे ब्रेड के ऊपर हम इसको देख सकते हैं। उसके पश्चात जैसे चमड़ा है, चमड़े के ऊपर भी हम इसको वृद्धि करते हुए देख सकते हैं। उसके बाद में ये खासकर इसका कलर होता है भूरे रंग का इसका कलर जो है वो सामान्यतः पाया जाता है। अब लास्ट में हम इस चैप्टर में जो अगला है पॉइंट वो है सहजीवी संबंध। जीव जो होते हैं उनमें सहजीवी संबंध किस प्रकार होता है, इसको हम एक लाइकेन के उदाहरण के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। सहजीवी संबंध। अब इस सहजीवी का मतलब साथ साथ या एक साथ जीवन यापन करने वाले जीव। तो इसके लिए हम देखते हैं कि कुछ जीव है का एक साथ रहना, कुछ जीवों का
एक साथ रहना सहजीवी संबंध कहलाता है। सहजीवी संबंध कहलाता है। इसका मतलब कोई भी जीव, दो जीव आपस में मिलते हैं और एक साथ रहते हैं और साथ रहकर जीवन यापन करते हैं, और जिनके हिस्से में जो भी पोषण का हिस्सा आता है वो अपनी अपनी पूर्ति करते हैं और अपना जीवन यापन है जो वो आसानी से कर सकते हैं। जैसे लाइकेन जो होते हैं उसमें शैवाल व कवक, जब शैवाल और कवक आपस में मिलते हैं तो हम उसे क्या बोल सकते हैं? लाइकेन जो है उसे हम बोल सकते हैं। शैवाल में है क्लोरोफिल। अब हमें पता है कि शैवाल, खासकर नील हरित शैवाल, उसके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल उपस्थित होता है, और क्लोरोफिल उपस्थित होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण वो आसानी से कर सकता है। इसी प्रकार जैसे मृतजीवी, ये कवक जो है वो किसका काम करते हैं? मृतजीवी का कार्य करता है, और मृतजीवी का कार्य करने के कारण ये क्या करते हैं? खनिज लवण, मृदा से खनिज लवणों का अवशोषण आसानी से कर लेते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि लाइकेन जो होता है उसमें शैवाल और कवक जब आपस में मिलते हैं तो उसे हम लाइकेन कहते हैं। शैवाल है, अब इसमें लाइकेन क्या है? सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं, अर्थात शैवाल और कवक सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। शैवाल जो होता है उसमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये भोजन बना लेते हैं। और कवक जो होते हैं वो मृतजीवी के रूप में होते हैं, अर्थात ये भूमि से जल, खनिज लवणों का आसानी से अवशोषण करते हैं और पोषण प्राप्त कर लेते हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक है, खाद व उर्वरक के उपयोग। खाद व उर्वरक जो होते हैं उनके कौन कौन से उपयोग होते हैं? तो अगला हमारा लास्ट का जो पॉइंट है, खाद व उर्वरक के उपयोग। अब खाद व उर्वरक का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? सबसे पहला इसका उपयोग है मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए। मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? खाद व उर्वरक का उपयोग किया जाता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, यूरिया। यूरिया क्या है? खाद का रूप है, रासायनिक खाद का। अब इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो प्रमुख रूप से अधातु के रूप में तत्व उपस्थित होता है। फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, ये जो है इनका उपयोग है मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो होती है उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है। उसके बाद में खेतों में मिट्टी की जो है, सेकंड जो है, खेतों में मिट्टी की जांच करते हैं। मिट्टी की जांच करते हैं तो सरकारी स्तर पर या व्यक्ति अपने निजी स्तर पर अपने खेत की जो मिट्टी है उसकी जांच करवा सकता है और ये पता कर सकता है कि मिट्टी में अम्ल की मात्रा अधिक है, इसका मतलब वो मिट्टी अम्लीय प्रकृति की है, और यदि क्षार की मात्रा अधिक है तो मिट्टी क्या है? क्षारीय प्रकृति की हो सकती है। तो हम मिट्टी की जांच करा के अम्लीय व क्षारीय प्रकृति का पता कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम जो मिट्टी है उसमें खनिज लवण जो हैं, खनिज लवण, इन खनिज लवणों की उपस्थिति जो है उसका भी हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने
इस चैप्टर में जो मृतजीवी है, सहजीवी, पादप हैं, उनके बारे में हम अध्ययन आसानी से कर सकते हैं।